गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और बेहतर होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में आप सभी का स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी बच्चों। मेरा नाम समता है, जैसा कि आप सभी को पता है, और क्लास 12th में हम लोगों का चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट हुआ है, वंशागति और विविधता के सिद्धांत, यानी कि आपका जेनेटिक्स वाला यूनिट स्टार्ट हो चुका है। कल हमने डिस्कस किया था कि जेनेटिक्स शब्द से आप क्या समझते हैं। उसमें जो चैप्टर का नाम है, पहले हमने चैप्टर के नाम को समझने की कोशिश की थी कि इनहेरिटेंस और वेरिएशन, इन दोनों शब्दों से क्या मतलब है। तो चलते हैं डिजिटल बोर्ड की तरफ और चैप्टर को आगे कंटिन्यू करने की कोशिश करेंगे। बच्चों, जैसा कि आप सभी को पता है कि क्लास 12th में यूनिट जो आपका है, यूनिट जो आपका है, फर्स्ट यूनिट जो है क्लास 12th में, वो कौन सा है आपका, यूनिट 6। यूनिट 5 तक आपका क्लास 11th में आप पढ़ चुके हैं, और यूनिट 6 आपका क्लास 12th में जो था वो था रिप्रोडक्शन से संबंधित, यानी कि आपका रिप्रोडक्टिव हेल्थ आता है उसमें, और ह्यूमन रिप्रोडक्शन आया, आपने पढ़ा। उसके बाद आपका जो यूनिट 7 है उसका चैप्टर नंबर 5 है क्लास 12th का, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, यानी कि वंशागति और विविधता का सिद्धांत। तो इस चैप्टर में क्या डिस्कस करना है, क्या पढ़ना है, मेन चीज पढ़नी है आपको जेनेटिक्स के बारे में। क्या पढ़ना है, जेनेटिक्स के बारे में पढ़ना है। जेनेटिक्स के बारे में पढ़ना है बच्चों, और जेनेटिक्स के बारे में कौन कौन से हमारे पास टूल्स है, कौन कौन से नियम से हमने ये सारी चीजें समझी, सीखी, उसके बारे में पढ़ना है। तो क्या पढ़ना है, जेनेटिक्स से रिलेटेड रूल्स के बारे में, नियमों के बारे में आपको पढ़ना है। कुछ चीजों की परिभाषाओं को समझना है, और आपका जेनेटिक्स जो है वो स्टार्ट इस चैप्टर में हो रहा है। ठीक है, जैसा कि कल हमने बात करी थी कि यदि कोई एलिफेंट है तो वो एक बेबी एलिफेंट को ही जन्म देता है और किसी दूसरे जंतु को जन्म नहीं देता है। जैसे एक हाथी है तो हाथी से हाथी का बच्चा होता है। मैंगो के सीड से आम के पेड़ में कभी भी अनार लगा हुआ नहीं देखा आपने, मतलब आम के पेड़ में आम ही लगता है। ठीक है, तो आम के बीज से आम बनता है। ह्यूमंस अपने जैसे शिशुओं को बर्थ देते हैं, और इसी तरह से हर जानवर जो है वो अपने ही जैसे रिलेटेड जंतु को जन्म देता है। ठीक है, क्यों ऐसा होता है कि जो ऑफस्प्रिंग्स होती हैं, जो संतानें होती हैं, वो अपने पेरेंट्स से मिलती जुलती होती हैं। क्यों ऐसा होता है, क्यों ऐसा होता है कि मिलती जुलती है लेकिन एकदम एक जैसी नहीं होती। मिलती जुलती तो हैं लेकिन एकदम एक जैसी नहीं दिखाई पड़ती हैं, यानी पेरेंट्स से आइडेंटिकल तो होती हैं लेकिन उनके गुणों में कुछ अंतर दिखाई पड़ता है। ठीक है, कभी आपने ये सोचा है कि जैसे आप हैं, मान लीजिए आप 2 भाई बहन हैं, तो तीनों या दोनों दिखने में एक जैसे, एकदम एक जैसे हूबहू नहीं दिखाई पड़ते हैं, कुछ अंतर होता है। कोई हल्का गोरा हो सकता है, कोई हल्का सांवला हो सकता है, किसी के बाल ब्राउन हो सकते हैं, किसी का बाल ब्लैक हो सकता है। ठीक है, किसी की आंखों का कलर ब्लैक हो सकता है, किसी का ब्राउन हो सकता है, किसी का ग्रे भी हो सकता है, और किसी का बहुत लाइट ब्राउन हो सकता है। ठीक है, किसी की हाइट बड़ी हो सकती है और किसी बहन की हाइट छोटी हो सकती है, किसी बहन की हाइट बड़ी हो सकती है। तो क्या हो रहा है, गुणों में अंतर दिखाई पड़ रहा है। एक ही माता पिता से होने वाली संतानों के भी गुणों में क्या होता है बच्चों, अंतर दिखाई पड़ता है, अंतर होता है। ठीक है, एक ही माता पिता से उत्पन्न एक ही माता पिता से उत्पन्न संतानों के गुणों में भी क्या होता है, अंतर दिखाई पड़ता है। गुणों में भी
अंतर दिखाई पड़ता है, अंतर दिखाई पड़ता है। ऐसा क्यों होता है? मैंने आपको बताया, जैसे एक ही माता पिता से कुछ संतानें हुई, मान लीजिए कि 2 भाई 1 बहन है, तो किन किन चीजों में अंतर हो सकता है? उनकी हाइट में विविधता हो सकती है, उनके कलर में विविधता हो सकती है, उनके रंग में, स्किन कलर में, उनके स्किन कलर में विविधता हो सकती है, उनकी हाइट में विविधता हो सकती है, उनके आई कलर में भी डिफरेंस हो सकता है, और उनके हेयर कलर में भी डिफरेंस हो सकता है, हेयर कलर में भी डिफरेंस हो सकता है। तो मतलब बहुत सारे गुण हैं जो अलग अलग होंगे। किसी की हाइट कम होगी, किसी की हाइट ज्यादा होगी, किसी के स्किन का कलर दूसरा होगा और किसी के स्किन का कलर दूसरा होगा, किसी की आंखों का रंग हो सकता है ब्राउन हो, किसी का हो सकता है ब्लैक हो सकता है किसी के बालों का रंग ब्राउन हो, या किसी के बालों का रंग अगर इंडियन है तो ब्लैक हो सकता है कि जो उनकी स्किन का कलर है वो डिफरेंट हो सकता है उनके बालों का रंग डिफरेंट हो सकता है उनकी आवाज डिफरेंट हो, या ये भी हो सकता है कि उनके जो शरीर पे बाल हैं, जिनको आप रोए कहते हैं, वो किसी को कम हो और किसी को बहुत ज्यादा हो। तो ऐसा क्यों होता है? क्वेश्चन मार्क। ऐसा क्यों होता है कि एक ही माता पिता से जो उत्पन्न संतानें हैं, जो ऑफस्प्रिंग्स हैं, उनके गुणों में भी अंतर दिखाई पड़ता है? एक ही माता पिता से जन्म ले रहे हैं तो जो क्रोमोसोम्स पे जीन्स ट्रांसफर हो रहे हैं वो तो सेम ही हैं, माता पिता से ही मिल रहे हैं, तो क्यों बच्चों में अंतर हो जाता है, अलग अलग दिखाई पड़ते हैं? ठीक है, तो जेनेटिक्स ऐसे ही क्वेश्चंस का आंसर पाने के लिए एक ब्रांच है। जेनेटिक्स में क्या करते हैं? जेनेटिक्स में इसी प्रकार के क्वेश्चंस का आंसर हमें मिलता है। जेनेटिक्स में क्या होता है? जेनेटिक्स में ऐसे ही सवालों के उत्तर मिलेंगे, उत्तर मिलेंगे, या हम ये कह सकते हैं कि इसको ढूंढने का हम प्रयास करेंगे। ठीक, क्यों एक ही माता पिता से उत्पन्न संतानों के गुणों में भी अंतर दिखाई पड़ता है? जैसे कि हाइट चेंज हो सकती है, स्किन कलर डिफरेंट हो सकता है, आई कलर डिफरेंट हो सकता है, हेयर कलर भी डिफरेंट हो सकता है, या कुछ और दूसरे गुण भी आ सकते हैं। ठीक, तो जेनेटिक्स में क्या क्या पढ़ना है? इनहेरिटेंस और वेरिएशन की स्टडी करते हैं। जेनेटिक्स में क्या करते हैं बच्चों? इनहेरिटेंस और वेरिएशन की स्टडी करते हैं। जेनेटिक्स में बेसिकली हम क्या करते हैं? इनहेरिटेंस की और वेरिएशन की स्टडी करते हैं। इनहेरिटेंस और वेरिएशन, इनकी स्टडी हम करते हैं। इनहेरिटेंस और वेरिएशन की स्टडी करते हैं। अब इनहेरिटेंस क्या है? इनहेरिटेंस वो प्रोसेस है, इनहेरिटेंस क्या है? इनहेरिटेंस वह प्रक्रिया है, वह प्रोसेस है, वह प्रोसेस है जिसमें क्या होता है? जिसमें कैरेक्टर्स माता पिता से संतानों में जाते हैं। जिससे क्या होता है? जो कैरेक्टर्स होते हैं, यानी कि जो गुण होते हैं, कैरेक्टर्स यानी कि जो गुण होते हैं, वो माता पिता से संतानों में जाते हैं। माता पिता यानी कि पेरेंट्स से प्रोजेनी में जाने वाले गुण जिस प्रक्रिया के तहत जाते हैं, वो प्रक्रिया क्या कहलाती है? वो गुण क्या कहलाता है? वो प्रोसेस इनहेरिटेंस कहलाता है। ठीक है, इनहेरिटेंस ऐसी प्रोसेस है जिसमें जो माता पिता के गुण हैं, कैरेक्टर्स हैं, वो अपने किस में जाते हैं? प्रोजेनी में जाते हैं। वो हेरिडिटी का ही, यही इनहेरिटेंस जो है, यही हेरिडिटी का आधार है।
है ना। तो इनहेरिटेंस इज अ प्रोसेस by which characters of parents transferred in the progeny. Character of parents transfers in the offsprings or progeny. किसमें जाता है हेरिटेंस? वह इनहेरिटेंस वह प्रोसेस है जिसके द्वारा जो कैरेक्टर्स हैं वो माता पिता से संतानों में जाते हैं, माता पिता से संतानों में, यानी कि संतानों को आप प्रोजेनी भी कह सकते हैं या ऑफस्प्रिंग्स भी कह सकते हैं। स्प्रिंग्स भी कह सकते हैं, में जाते हैं, संतानों में जाते हैं। तो यही प्रक्रिया जो है ये किसका आधार है? ये हेरिडिटी का आधार है। ये प्रक्रिया जो है, यही प्रक्रिया बच्चों, ये आधार है हेरिडिटी का। हेरिडिटी का आधार है, ठीक है। अब वेरिएशन क्या कहलाता है? ये तो हो गया इनहेरिटेंस की बात। वेरिएशन क्या कहलाता है? वेरिएशन कहलाता है कि अगर माता पिता से संतानों के कैरेक्टर्स में जो अंतर होता है, वेरिएशन क्या कहलाता है? माता पिता के गुणों से संतानों के गुणों में अंतर ही क्या कहलाता है? वेरिएशन कहलाता है। वेरिएशन या विविधता कहलाता है। विविधता कहलाता है, ठीक। माता पिता के गुणों से संतानों के गुणों में जो अंतर है वो विविधता कहलाता है। जैसे किसी के माता पिता हैं तो अगर माता के बाल ब्लैक हैं, पिताजी के बाल ब्राउन हैं, हो सकता है बच्चे के बाल ना ब्लैक हो ना ब्राउन हो, कोई डिफरेंट शेड आए, तो वो क्या हो गया? माता पिता के गुणों से संतानों के गुणों में अंतर हुआ, और यही गुण क्या कहलाता है? वेरिएशन या विविधता कहलाता है। तो इनहेरिटेंस और वेरिएशन, ये दोनों जो थे, इन दोनों के पीछे क्या रीजन था? इन दोनों के पीछे रीजन था बच्चों, जो लैंगिक जनन की प्रक्रिया हो रही है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया हो रही है, वही कारण था। उसी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इसका वेरिएशन का कारण छुपा हुआ था। तो वेरिएशन का रीजन क्या था? वेरिएशन का कारण लैंगिक जनन की प्रक्रिया में छुपा हुआ था। और ये पता कब चल चुका था? लैंगिक जनन में ही छुपा हुआ था। और ये हमें कब पता चल चुका था? ये हमें पता चल चुका था 800 से 1000 BC पहले ही ये चीज पता चल चुकी थी कि ये राज है वेरिएशन का। वेरिएशन का रीजन क्या है? कब पता चल चुका था? 800 से 1000 BC पूर्व ही, 800 से 1000 BC पूर्व ही विविधता का जो कारण था वो पता चल चुका था मनुष्य को। विविधता का कारण मनुष्य को पता चल चुका था। मनुष्य को पता चल चुका था। ठीक। अब जैसे कि मनुष्यों ने क्या किया, प्लांट्स और एनिमल्स की जो वाइल्ड पॉपुलेशन में पाई जाने वाली नेचुरल जो वेरिएशन थी, जो प्राकृतिक विविधता थी, उसको एक्सप्लॉइट किया, उसके बारे में रिसर्च किया और क्या देखा कि
उसने क्या प्रैक्टिस करी, उन्होंने ये किया कि जो लाभदायक कैरेक्टर्स थे, जो फायदेमंद कैरेक्टर्स थे, उन वाले ऑर्गेनिजम्स को सेलेक्ट करके क्या करी, ब्रीडिंग कराई। ठीक है, तब उनको डिजायरेबल कैरेक्टर मिला। क्या हुआ, जब नेचुरल वेरिएशन को एक्सप्लॉइट किया गया, मनुष्य ने क्या किया, नेचुरल वेरिएशन को क्या किया, एक्सप्लॉइट किया, तो जो अच्छी, जो लाभदायक, हेल्पफुल कैरेक्टर्स थे, जो अच्छे कैरेक्टर्स थे, गुड कैरेक्टर्स को ढूंढ करके क्या कराया, गुड कैरेक्टर्स को ढूंढ करके क्या कराई, ऑर्गेनिजम्स को सेलेक्ट किया, गुड कैरेक्टर्स, ऑर्गेनिजम्स ऑफ गुड कैरेक्टर, उनको सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद क्या किया बच्चों, सेलेक्ट करने के बाद क्या किया, उनकी ब्रीड कराई, उनकी ब्रीडिंग कराई या इंड्यूस किया गया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। तो उसके बाद उन्हें क्या मिला, उनको डिजायरेबल कैरेक्टर्स वाले जानवर मिले। क्या मिला, डिजायरेबल कैरेक्टर्स, यानी जो वो चाहते थे उन कैरेक्टर्स वाले जानवर उनको मिल गए। उनको क्या मिला, डिजायरेबल कैरेक्टर, जो इच्छा थी उनकी, उसी कैरेक्टर वाले जानवर उनको मिल गए। जैसे डिजायरेबल कैरेक्टर्स मिले, जैसे इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कि जो हमारी एंसेस्ट्रल वाइल्ड काउ थी, जो हमारी जंगली गाय थी, उनका इन्होंने क्या किया, आर्टिफिशियल सिलेक्शन किया। ठीक है, डोमेस्टिफिकेशन के द्वारा क्या की, अच्छी इंडियन ब्रीड प्राप्त कर ली। और वो इंडियन ब्रीड में क्या क्वालिटीज थी, जैसे आपकी साहिवाल गाय है, पंजाब में जो पाई जाती है, वो इसी का ये परिणाम है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, नेचुरल वेरिएशन वाले जानवरों को सेलेक्ट करना, और सेलेक्ट करने के बाद अच्छे कैरेक्टर्स वाले से ब्रीड करा के डिजायरेबल कैरेक्टर्स वाले जानवरों को प्राप्त करना ही क्या कहलाता है, वो आपका, ये किस तरीके से पता चला, ब्रीड करवाने के बाद उनको जो डिजायरेबल कैरेक्टर्स वाले जानवर थे वो मिल गए, है ना। तो इसका जो सबसे अच्छा एग्जांपल है आपका जो एंसेस्ट्रल वाइल्ड काउ थी, एंसेस्ट्रल वाइल्ड काउ से एंसेस्ट्रल वाइल्ड काउ से क्या कराया, ब्रीड करा के इन्होंने आर्टिफिशियल सिलेक्शन के द्वारा क्या करा, इन्होंने आर्टिफिशियल सिलेक्शन करा, आर्टिफिशियल सिलेक्शन से डिजायरेबल कैरेक्टर्स के साथ क्या मिली, इंडियन ब्रीड की साहिवाल काउ मिली, जो पंजाब में पाई जाती है। इंडियन ब्रीड ऑफ साहिवाल काउ, साहिवाल गाय कहां पाई जाती है, पंजाब में। कहां पाई जाती है बच्चों, ये पंजाब में पाई जाती है। तो ये सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है आपका संकरण का। ठीक है, सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है ये आर्टिफिशियल ब्रीडिंग का। ठीक है, तो आर्टिफिशियल सिलेक्शन करके ब्रीडिंग कराने के, अब जो हमारे पूर्वज थे, जो हमारे एंसेस्टर्स थे, उन्होंने कैरेक्टर्स के वंशागति के और वेरिएशन के बारे में उनको पता था, उनको इनहेरिटेंस के बारे में और वेरिएशन के बारे में पता था, लेकिन साइंटिफिक आधार पे फिनोमेना किस तरह से होता है उसके बारे में जानकारी कम थी। उनको, जो भी हमारे पूर्वज थे, हमारे पूर्वजों को इनहेरिटेंस और यानी कि वंशागति और वेरिएशन यानी कि विविधता के बारे में पहले से पता था, वेरिएशन के बारे में पहले से पता था, लेकिन साइंटिफिक आधार पे उसकी जानकारी उनको कम थी। पहले से पता था
क्योंकि हमारे भारत देश में बच्चों जो साइंस के बारे में बाद में रिसर्चेस हुई वो सारे हमारे पूर्वजों को पहले से ही पता थी, लेकिन साइंटिफिक बेस पे उसकी नॉलेज कम थी, है ना। जो घटनाएं होती हैं उसका जो वैज्ञानिक आधार था उसके बारे में उन्हें पता नहीं था। ये तो पता था, लेकिन वैज्ञानिक आधार पे, वैज्ञानिक घटनाओं के आधार पे उनको नहीं पता था ये चीज, वैज्ञानिक घटनाओं का ज्यादा पता नहीं था, ज्यादा पता नहीं था। ठीक है, तो पूर्वजों को पहले से जानकारी थी कि किस तरह से वंशागति होती है, किस तरह से माता पिता के जो गुण हैं वो संतानों में आ जाते हैं और किस तरह से माता पिता के गुण संतानों में ट्रांसफर हो जाते हैं और किस तरह से माता पिता के गुणों से संतानों के गुणों में क्या हो जाता है, अंतर हो जाता है। यानी कि इनहेरिटेंस होता है, वंशागति होती है, यानी अपना अपना वंश, हर एक जंतु, हर एक ऑर्गेनिज्म जो है वो अपना अपना वंश जो है वो बढ़ाते रहता है और उसमें हर एक पीढ़ी में कुछ न कुछ अंतर होता है। इनहेरिटेंस की प्रोसेस के बारे में पता था उनको और किस तरह से जो अंतर होता है माता पिता के गुणों से संतानों के गुणों में भी कुछ अंतर हो जाता है, वो क्या कहलाता है, वेरिएशन या विविधता कहलाता है। तो उसके बारे में हमारे पूर्वजों को पहले से पता था, लेकिन कुछ वैज्ञानिक घटनाएं जिसके द्वारा ये होता है तो उसके बारे में बहुत ज्यादा नॉलेज उनको नहीं थी, या कह सकते हैं कि उनको इस बारे में बहुत कम जानकारी थी। ठीक है, तब एक वैज्ञानिक आए और उन वैज्ञानिक का नाम क्या था बच्चों, उन वैज्ञानिक का नाम था ग्रेगर जॉन मेंडल। क्या नाम था, जी जे मेंडल। क्या नाम था, जी जे मेंडल या ग्रेगर जॉन मेंडल। जेनेटिक्स की फील्ड में, आनुवांशिकी के क्षेत्र में ये बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़े वैज्ञानिक हैं और इन्होंने कुछ नियम प्रतिपादित किए, कुछ नियम बनाए। ठीक है, जो मेंडल्स लॉ के नाम से जाने जाते हैं। तो वंशागति का मेंडल का नियम, इन्होंने क्या नियम बनाए, इन्होंने मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस बनाए, अलग अलग उसके नियम बनाए। मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस, उन्होंने वंशागति के अलग अलग नियम बनाए जिसको मेंडल का नियम कहा गया। क्या कहा गया, वंशागति का मेंडल का नियम। क्या कहा गया, मेंडल का नियम कहा गया, मेंडल का नियम कहा गया। क्योंकि ये नियम जो है वो किन्होंने प्रतिपादित किए थे, किन्होंने उसके बारे में रिसर्च करी थी, सर ग्रेगर जॉन मेंडल ने, जी जे मेंडल ने उनके बारे में रिसर्च करी थी। तो इसलिए इन जो नियम बनाए गए उनका नाम मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस रखा गया। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, हर एक नियम के बारे में आपको अच्छे से पढ़ना होगा, हर एक नियम के बारे में आपको अच्छे से याद करना होगा। अगर आप इसको अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं तो आपको ये कभी भी जीवन में नहीं भूलेगा और बहुत बाद तक इसको आपको पढ़ना है। जब मिड 19th सेंचुरी है ना, 19वीं शताब्दी के बीच में इनहेरिटेंस को समझने में क्या हुआ, उसके बारे में थोड़ा सा प्रोग्रेस होने लगी। जब ग्रेगर मेंडल ने क्या किया, ग्रेगर मेंडल ने एक पौधा सेलेक्ट किया और उस पौधे पर बहुत लंबे समय तक रिसर्च करी। एक पौधा सेलेक्ट करा और उस पौधे पे क्या की, बहुत लंबे समय तक रिसर्च करी और क्या कराया, हाइब्रिडाइजेशन के एक्सपेरिमेंट्स के, यानी कि अलग अलग गुणों के पौधों को लेकर के उनमें इंटरब्रीडिंग कराई और हाइब्रिडाइज कराया, हाइब्रिडाइजेशन के प्रयोग किए और उसके बाद फिर लिविंग ऑर्गेनिजम्स में क्या किया, उन्होंने लॉ ऑफ इनहेरिटेंस को इन्होंने प्रस्तावित किया या प्रपोज किया।
लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस इसलिए कहलाया क्योंकि इनहेरिटेंस के जो नियम थे ये मेंडल सर ने प्रतिपादित किए थे, उन्होंने प्रपोज किया था, इसलिए मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस कहलाया, है ना। तो इन्होंने किस पौधे पर रिसर्च करी? इन्होंने किस पौधे पर रिसर्च करी? ग्रेगर जॉन मेंडल ने गार्डन पी पर 7 साल तक रिसर्च करी। ग्रेगर जॉन मेंडल ने किस पर रिसर्च करी? रिसर्च करी इन्होंने गार्डन पी पर। इस पर रिसर्च करी, मटर के पौधे पर रिसर्च करी। गार्डन पी किस पर रिसर्च करी? गार्डन पी पे या मटर के पौधे पे रिसर्च करी। ठीक है, क्यों उन्होंने मटर के पौधे को सेलेक्ट किया? उसके पीछे भी एक कारण था कि मटर के पौधे में उन्हें बहुत सारे गुण दिखाई पड़ रहे थे, तो उन्होंने क्या किया, इस पे 7 साल तक रिसर्च करी। कितने साल तक? एक्सपेरिमेंट किया फॉर 7 years। एक्सपेरिमेंट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन का एक्सपेरिमेंट किया और लिविंग ऑर्गेनिजम्स में फिर इन्होंने क्या किया? लॉ ऑफ इनहेरिटेंस को प्रपोज किया। फिर इन्होंने क्या किया? इन्होंने लॉ ऑफ इनहेरिटेंस को प्रपोज किया। ठीक है, तो इन्होंने इसमें जो वंशागति के मेंडल के नियम थे, इन्होंने इसमें क्या किए? मैथमेटिकल लॉजिक भी लगाया और बायोलॉजी की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मेंडल ने स्टैटिक्स का भी यूज किया। इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए उन्होंने क्या क्या चीज का यूज किया? इन्होंने सबसे पहले किस पर रिसर्च किया? पाइसम सेटाइवम पे। पाइसम सेटाइवम पे रिसर्च किया, यानी कि गार्डन पी पे रिसर्च किया। गार्डन पी पे रिसर्च किया। मटर के पौधे पर रिसर्च किया। कितने सालों तक किया? 7 सालों तक किया। 7 सालों तक रिसर्च किया गया। ठीक है, 7 सालों तक इन्होंने रिसर्च करी और रिसर्च करने के बाद फिर क्या हुआ? फिर इन्होंने प्रपोज किया लॉ ऑफ इनहेरिटेंस को। उसके बाद इन्होंने क्या किया? प्रपोज किया। प्रपोजल ऑफ लॉ ऑफ इनहेरिटेंस इनहेरिटेंस, इसको प्रपोज किया। ठीक है, इन्होंने इसमें क्या क्या ऐड कर लिया, क्या क्या अप्लाई कर दिया? इन्होंने स्टैटिक्स का यूज कर लिया उसमें। इन्होंने स्टैटिकल एनालिसिस भी कर ली, स्टैटिकल एनालिसिस भी करी और इन्होंने मैथमेटिकल लॉजिक भी यूज करा। इन्होंने बायोलॉजी को समझने के लिए, जीव विज्ञान को समझने के लिए पहली बार स्टैटिक्स का और मैथमेटिक्स का यूज किया गया, जो किसने किया? सर जी जे मेंडल ने। किसने किया? सर जी जे मेंडल ने किया। किसने किया? ग्रेगर जॉन मेंडल ने। इन्होंने स्टैटिकल एनालिसिस का भी यूज कर लिया और मैथमेटिकल नॉलेज भी इन्होंने क्या करी? मैथमेटिकल लॉजिक भी यूज करे। यानी कि इन्होंने इन नियमों को बनाने के लिए सांख्यिकी का भी प्रयोग कर लिया और गणित का भी इस्तेमाल किया गया। इन्होंने किस किस का यूज किया? सांख्यिकी का भी इस्तेमाल किया और गणित के नियमों को भी लगा दिया। इसीलिए इनके जो रिजल्ट्स आए वो थोड़े ज्यादा एक्यूरेट थे। ठीक है, तो इसके बारे में पाइसम सेटाइवम पे उन्होंने टेस्ट किया, 7 सालों तक किया। ग्रीन पी यानी कि मटर का जो पौधा था, ग्रेगर जॉन मेंडल सर ने किया। लॉ ऑफ इनहेरिटेंस को प्रपोज किया, उसमें क्या क्या एनालिसिस लगाए उन्होंने? स्टैटिक्स का भी यूज किया, सांख्यिकी का भी यूज किया और गणित के भी नियम उसमें लगाए गए। मैथमेटिकल लॉजिक भी लगाया गया और स्टैटिकल एनालिसिस भी लगाया गया। ठीक है, इसके बारे में आज की क्लास में इतना ही। अगले सेशन में हम मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस को और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे।
बच्चों, आज के सेशन में आप सभी ने देखा कि जेनेटिक्स की जो ब्रांच थी उसमें लॉ ऑफ इनहेरिटेंस आया। उस पर सर डीजे मेंडल वैज्ञानिक थे, ग्रेगर जॉन मेंडल, जिन्होंने 7 सालों तक एक्सपेरिमेंट किया और उसके बाद कुछ रिजल्ट्स आए। उसमें इन्होंने सांख्यिकी का और गणित का भी प्रयोग किया इन रिजल्ट्स को पाने के लिए। आज की क्लास में इतना ही। अगले सेशन में हम इस चैप्टर में और आगे कंटिन्यू करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।